आईएएस बना दिया जाएगा, डॉक्टर बना दिया जाएगा, इंजीनियर बना दिया जाएगा, तो मेरे देश में बनने वाली बिल्डिंग और मेरे देश का वह चिकित्सक, मेरे देश का वह शिक्षक जो 33% अंक पाकर ये बन रहा है, तो किस तरीके से मेरे देश का विकसित भारत का विकास होगा। मेरे पास 15 विद्यालय शिक्षण संस्थाएं हैं जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके इंग्लिश मीडिया से लेके ट्रेनिंग सेंटर से लेके और नानाजी देशमुख और मेरे पिताजी टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य थे। जो चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख के द्वारा खोला गया है, वह पंडित राम कुमार पांडे की सोच के अनुरूप बिच्छू का काम है डंक मारना, साधु का काम है बचाना। सन्यासी से बड़ा कोई राजा हो नहीं सकता। आ गए हैं अकबरपुर क्षेत्र के गोसाईगंज एरिया में, जहां के पूर्व सांसद, करंट एमएलसी, जननायक, शिक्षा के हितैषी, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने वाले श्री हरिओम पांडे जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और आपको उनके बारे में रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। आप अपना एक कॉमन मैन से एमपी और एमएलसी की जर्नी कैसे रही, ये कितनी कठिन रही, इसके बारे में वृतांत। देखिए, मैं एक अध्यापक पुत्र होने के नाते और एक भारतीय नागरिक होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते यह अपना नैतिक दायित्व समझता हूं कि मेरे पिताजी अध्यापक थे और एक अध्यापक का पुत्र किस तरीके से संघर्ष करके इस झंझावात में हमारे देश और प्रदेश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत जो हमारे देश की है, लोकसभा, उसमें मुझको जाने का अवसर मिला और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत जो है वह विधान परिषद, उसमें जाने का मौका मिला। मैं खेल से जुड़ा रहा, मैं पठन पाठन शिक्षा से जुड़ा रहा और मैं राजनीति से जुड़कर फिर मैंने देश की, समाज की सेवा करने का जो मुझको अवसर मिला, निश्चित तौर पर एक संघर्ष भरा जीवन जिस तरीके से मेरे सामने था और चुनौतियां जिस तरीके से सामना कर रही थी, मैंने उसको बखूबी फेस किया और समाज को एक दर्पण की तरीके से आईना दिखाया। अब जो भी शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, मेरे पिताजी शिक्षक थे, उन्होंने हमको 3 विद्यालय दिए थे और इस समय मेरे पास 15 विद्यालय शिक्षण संस्थाएं हैं जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके इंग्लिश मीडिया से लेके ट्रेनिंग सेंटर से लेके और तक कानून की शिक्षा के लिए हमने उस विद्यालयों को गांव में, कि जहां गांव में, क्योंकि भारत गांव में बसता था कि जहां पर ये क्षेत्र चाहे फैजाबाद, सुल्तानपुर, अकबरपुर एक बाउंड्री एरिया भी इधर का पड़ रहा था। यहाँ के लोग शिक्षा के लिए बहुत दूर, चाहे सुल्तानपुर, फैजाबाद, यहीं पर उनको प्रॉपर एक हायर एजुकेशन के लिए और स्पेशली गर्ल्स को दूर जाना बहुत मुश्किल कार्य था। तो आपके दिमाग में कैसे ये विचार आया कि गर्ल्स एजुकेशन और इन क्षेत्र के एजुकेशन पर कार्य करने का? देखिए, शिक्षक होने के नाते जब ये देखा गया हमारा गांव, हमारा देश गांव में बसता है और गांव में हमारे महिलाओं की शिक्षा से वंचित रखा गया था, महिलाओं की शिक्षा को नहीं वो किया गया था। हमारे मोदी जी ने जो नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का एक दायित्व दिया था, तो उसी सोच में मेरे पिताजी ने जो यह कार्य किया, उसके पहले ही उनकी यह सोच थी, क्योंकि नानाजी देशमुख और मेरे पिताजी टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य थे और भारत के लिए विषय में, अपने देश के विषय में वो थिंकिंग किया करते थे, विचार किया करते थे। नानाजी देशमुख से उन्होंने कहा था कि गांव का विकास जब होगा, और मैं ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं, और इसी सोच को लेकर नानाजी देशमुख को वह थीम दिया था जो चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख के द्वारा खोला गया है, वह पंडित राम कुमार पांडे की सोच के अनुरूप था और उनके दिए हुए उस नेटवर्क और उस मानचित्र पर उसको वहां रखा गया है कि हर टीले पर एक फैकल्टी होगी और सारी पैथी, सारी शिक्षा
एक शिक्षण संस्थान में होगी, मानव द्वार होगा, और इसलिए वहां गांव का जब उत्थान होगा तो मेरे देश का उत्थान हो जाएगा। सर, मानव द्वार के नाम पर याद है, इस समय यूजीसी एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिसमें कि कैंपस के अंदर ही सवर्ण बनाम दूसरी जातियां हो गई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा देश एक ऐसा सार्वभौमिक देश रहा है कि जहाँ सनातन की धर्म की भावना होती है कि सारे धर्म, सारी जातियां, सारे वर्ग के लोग जाएं तो अलग अलग रास्तों से निकलें, लेकिन एक रास्ते से, और उनका अपना अपना धर्म है, अपना अपना मजहब है, लेकिन एक मानव धर्म होने के नाते जो भारतीयता का हमारे धर्म है, यह सोच मेरे पिताजी की और नानाजी देशमुख, जो अब इस दुनिया में दोनों लोग नहीं है, इनकी थी। और उन्होंने एक मानव मंदिर बनाने का जो प्रयास किया था वह देश हित की बात कर रहे थे। सर, यूजीसी पर हम पूछ रहे हैं। यूजीसी जो अभी नया रूल आया विश्वविद्यालय में, उसमें एक तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है वो, कि समानता रहेगी, लेकिन उसके आते ही कैंपस के अंदर असमानता बिखर गई है। सवर्ण वर्ग कह रहा है इसको ना लागू किया जाए, वो और अदर कास्ट कहते हैं इसको लागू किया जाए। इस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें तमाम विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सब सेक रहे हैं। हमारे समाज के लोग, मैं पंडित समाज से, ब्राह्मण समाज से आता हूँ, उच्च समाज से, और उच्च और निम्न वर्ग, यह वर्गवाद आज का नहीं था, ये आज से चला आ रहा है। वर्ण भेद जो उसमें था कि ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, लाला, ये सारे चीजें जो किसी तरीके से अपने उसको आगे ले जाते थे, तो निश्चित तौर पर मेरा देश आगे जाता था। उसी की सोच पर जो शिक्षा थी, इसका वर्गीकरण अगर कर दिया जाएगा कि एक 33% नंबर पाने वाला बच्चा आईएएस बना दिया जाएगा, डॉक्टर बना दिया जाएगा, इंजीनियर बना दिया जाएगा, तो मेरे देश में बनने वाली बिल्डिंग और मेरे देश का वह चिकित्सक, मेरे देश का वह शिक्षक जो 33% अंक पाकर ये बन रहा है, तो किस तरीके से मेरे देश का विकसित भारत का विकास होगा। सर, अभी -7 नंबर पर डॉक्टर्स का जो नीट पीजी का रिजल्ट आया, उसमें -40 मार्क्स कट ऑफ गया SC ST का। -7 नंबर पर ऑर्थो मिला है, मतलब -7 नंबर पाया हुआ लड़का ऑर्थो हड्डी के इलाज करेगा, और वहीं 90+ पाने वाला नहीं पा रहा है। देखिए, ये समाज को ऊपर उठाने का एक अपना नजरिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार नई शिक्षा नीति में दिया गया है। और उसमें तो इस तरीके से जब यह वो दे रहे हैं कि नई शिक्षा नीति और नया वो, तो उसी के तहत इन्होंने छोटे तबके को और छोटे नंबर पाने वाले को ऊपर बढ़ाने का जो इनकी सोच रही है, उसी के तहत ये कार्य उन्होंने किया है कि सबका विकास हो, इंडस्ट्री नहीं खराब हो जाएगी, उत्थान हो। और यह, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतना टैलेंटेड आदमी को अगर आप पीछे रखोगे, उसका पलायन नहीं होगा, तो हमारे ही देश की ऊर्जा जो है बाहर चली जा रही है, तो मेरे देश का विकास कैसे होगा, यह सोचनीय बहुत बड़ा प्रश्न है। जो यूजीसी के माध्यम से हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है, यह लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस नंबर पाने वाला व्यक्ति को अधिकारी बनाओगे, चिकित्सक बनाओगे, शिक्षक बनाओगे, आईएएस बनाओगे, तो वो हमारे देश के लिए क्या करेगा? माइनस में देश को ले जाएगा। और 90%, 95% अंक पाने वाले आदमी को किसान बना दोगे या और कोई चीज बना दोगे, तो वो अपने हिसाब से अपने उसको प्रगति को, रास्ते को प्रशस्त करेगा। तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वह निश्चित तौर पर देदीप्यमान तारे की तरह चमकते हुए आगे बढ़ जाएगी। इसमें प्रकृति का दोष नहीं है, हमारे समाज का दोष नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, लाला हूँ। इसमें हम क्या करें, मेरे उसका ही वो है, प्रकृति ने हमको बनाया है, तो नीचे वाला कितना उत्थान करेगा, कैसे संभव हो सकता है? सर, एक और इशू इस समय चल रहा है, SIR
एसआईआर पर अखिलेश जी का बयान आता है कि बीजेपी जानबूझ करके ये लाई हुई एक साजिश है जिसमें समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी का वोट काटा जाएगा और भाजपा का वोट बनाया जाएगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अखिलेश जी की सोच गलत है और जो छोटी सोच के व्यक्ति हैं, क्योंकि अखिलेश जी को ये स्वयं सोचना चाहिए कि जो पार्टी पूरे देश और पूरे विश्व में अपना स्थान रखती हो, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आती है, तो अखिलेश जी तो का अस्तित्व सिर्फ एक पार्टी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, बाकी किसी प्रांत में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये देश और प्रदेश के बारे में क्या सोच सकते हैं? जिसकी सोच छोटी है, जिसका सोच ही जिसका फैलाव छोटा है, वो कितना बड़ा एक तालाब जो है वो सागर का रूप नहीं ले सकता। लेकिन एसआईआर पे उधर ममता बनर्जी भी बोल रही है, इधर अखिलेश जी भी बोल रहे हैं। ममता बनर्जी तो अपने स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा के उसमें कर रही है कि उनकी शासन सत्ता जाती नजर आ रही है कि उन्होंने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और आताताई लोगों को अपने यहाँ बसा के जितने कल कारखाने थे सब बंद करवाने का कार्य कर दिया। एक भी कल कारखाना बंगाल में नहीं रह गया, कलकत्ता में नहीं रह गया। इस तरीके की सोच रखने वाला जो मेरे देश को बिच्छू की तरीके से खा ले रहा है, वो निश्चित तौर पर बिच्छू एक ऐसा जानवर होता है कि जो जैसे पैदा होते ही वह अपने को ही खा जाता है। और बिच्छू का बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो माँ उसकी जब बच्चे पैदा करती है तो माँ मर जाती है। वही हाल हमारे ममता बनर्जी का है कि वह बिच्छू की तरीके से, बांस की तरीके से, केले के तरीके से एक जो पैदा कर रहे हैं, तो पूरे अपने बंगाल को निश्चित तौर पर खत्म करने का एक अंदेशा उनके समय में चल रहा है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देना चाहती। वो सर्व समाज का हित करना चाहती है। उसने एसआईआर जब लागू किया है तो निश्चित तौर पर मेरे देश का वोटर जो है वही काम करना चाहता है। अभी सर आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, इसी पर योगी जी अभी जापान जाते हैं, वहां पर एक महिला बुलडोजर का टी शर्ट बना करके पहुंचती है और कहती है कि योगी राज में इस समय उत्तर प्रदेश में जाना सुरक्षित है, इसके पहले हम लोग जाना उतना सहज नहीं महसूस करते थे। इस पर क्या कहना है आपका बुलडोजर राज पर? देखिए, सठे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। और बिच्छू का काम है डंक मारना, साधु का काम है बचाना। सन्यासी से बड़ा कोई राजा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से बिगड़ती हुई दशा थी, निश्चित तौर पर यह बताने में कोई हमको गुजरेज नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद निश्चित तौर पर वह रामायण काल का दोहा जो चरितार्थ हो रहा है कि सन्यासी से बड़ा राजा कोई हो नहीं सकता। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने यह साबित किया कि अगर शासन प्रशासन को चलाना है, अर्थव्यवस्था और उसको ठीक से लागू करना है, प्रदेश की उन्नत करना है, तो अपने देश से आताताई और आतंकवादी, चोरी, बेईमानी सारी चीजों को भगाना होगा। और आताताई राक्षसों का अंत करने के लिए यह देवता सन्यासी जिसने जन्म लिया है, निश्चित तौर पर ऐसे ही व्यक्ति को मेरे देश में होना चाहिए। सर, लेकिन बुलडोजर पर कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ये बुलडोजर पर अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, इससे कोई भी असर अपराध पर नहीं आ रहा। वही भारतीय जनता पार्टी कहती है बुलडोजर से हमारे यहाँ क्राइम खत्म हुआ है। देखिए, आप कहीं छिपा नहीं है, इसमें अतीक हैं और तमाम ऐसे नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। क्या उन्हीं के ऊपर जो बुलडोजर चढ़े हुए हैं, या जो पंडित जिसने हत्या की थी, पंडित के ऊपर हत्या जब जिसने की है उसके ऊपर अगर बुलडोजर चढ़ा हुआ है, तो इसमें गलती कहाँ है? और बुलडोजर जो अवैध तरीकों से संपत्तियों को इकट्ठा कर कर हमारे गरीब किसान, मजदूर, जवान का पैसा, सरकार का पैसा लूट कर जिसने वो लिया है, उसको अगर हमारी जनता को समर्पित कर दिया जा रहा है, तो इसमें कौन सी गलती है? मैं तो ये नहीं समझता, क्योंकि बिना दुष्ट के साथ दुष्टता से और बिना किसी शक्ति के अगर कहीं से निपटा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर
हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला है निश्चित तौर पर वो सही है और वो उसी स्तर पर कार्य होना चाहिए। सर, अंतिम प्रश्न है आपसे। बाबा कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। जिस तरह से वो जापान से 90 करोड़ लाते हैं, सिंगापुर से 60 करोड़ लाते हैं, इसके पहले 45 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर समिट में लेकर के आते हैं, तो उधर अखिलेश कहते हैं कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बाबा को पता है, मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता बाबा को। भाई देखिए, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है, पहले मेरा प्रदेश आताताइयों का प्रदेश माना जाता था। यहाँ अब नाम नहीं लेना चाहता कि एक धर्म और एक वर्ग विशेष के लोगों का आतंक था। उससे कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योग, कोई भी वह लगना नहीं चाहता था। जो लगता था उससे वसूली हुआ करती थी, उससे इकोनॉमी नहीं हुआ करती थी। अगर कोई विदेशी कंपनी, अगर कोई विदेशी बाहर के लोग हमारे जनपद, हमारे प्रदेश में उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं तो हमारे ही लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में जब रोजगार मिलेगा, यहाँ प्रोडक्शन होगा, तो उत्तर प्रदेश का कि उन्नत का रास्ता प्रशस्त होगा। इसलिए महाराज जी ने जो कार्य किया है निश्चित तौर पर यह अविस्मरणीय है। इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। अभी बाबा कल गोरखपुर में बोले हैं कि हम एक जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बना रहे हैं जो लगभग 500 एकड़ में रहेगी, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और एक उत्तर प्रदेश का एक अलग चेहरा लेकर के आने के लिए। इस पर क्या कहना है? देखिए, हर व्यक्ति कंपटीशन का युग है और महाराज जी गए थे जापान, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं कि जिस तरीके से आप देख लीजिए, हमारे इस नेटवर्किंग में मोबाइल का युग आ गया कि हर हाथ में मोबाइल आ गया। हर आदमी को पूरे देश विदेश में क्या हो रहा है नेट से, यह गूगल से पता लगने लग गया है। तो जब दुनिया इतने आगे बढ़ रही है, रॉकेट की स्पीड से भी आगे बढ़ रही है, तो अगर हमारा उत्तर प्रदेश जापान की टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, विकसित उत्तर प्रदेश विकासशील भारत के पथ पर जा रहा है, 2047 पर विश्व गुरु बनने की दहलीज पर जो कदम रखने जा रहा है, निश्चित तौर पर उसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश और पूरे प्रदेश को जाने का रास्ता वह उत्तर प्रदेश प्रशस्त करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा देश और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता जाएगा। 2027 में किसकी सरकार ला रहे हैं? बाबा की हमारे सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। क्या पूर्ण बहुमत से रहेगी? निश्चित तौर पर आपको यह मैं बताना चाहता हूं कि बाबा में कहीं से माइनस में कोई 1% की सेल्फिश नहीं दिखती है। ना उनके पास बेटी है, ना बेटा है, ना माँ है, ना बाप है, और पूरा उत्तर प्रदेश उनकी बेटी, बेटा और माँ बाप के रूप में काम करता है। इसलिए आपको मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बाबा का ही राज रहेगा। हरिओम पांडे जी ने अपने वक्तव्य रखे, एक एक बातों पर अपने शब्द को क्लियर रखा कि एक शिक्षक से लेकर के एमपी एमएलसी तक का जीवन कैसा रहा। इसके अलावा किस तरह से उत्तर प्रदेश एक पिछड़े राज्य से, बीमारू राज्य से लेकर के डेवलप्ड राज्य तक पहुंचा है। क्लियर किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूर्ण बहुमत से। आप अपना कमेंट लिखें, आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।